हुदा सर की पाठशाला। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुदा सर की पाठशाला। मैं हुदा सर आज आपके लिए लेकर के आया हूँ आपके क्लास 10 से इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर। ये लास्ट चैप्टर होगा इकोनॉमिक्स का, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो आपको बतला दूँ कि इस चैप्टर में से ज़्यादातर पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है और आपको जो पढ़ना है वो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को एनेबल करते हैं। यही दो टॉपिक कंप्लीट पढ़ना है और इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना। तो छोटा चैप्टर बढ़िया समझ लीजिए। लास्ट में फिर हम लोग 2024 में जो CBSE ने क्वेश्चन पूछा था बोर्ड एग्जामिनेशन में उसको भी कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आपके चैप्टर से ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मीन्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन एक रैपिड इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, यानी चीज़ों को लोगों को जोड़ता है। और ये सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि मैक्सिमम कंट्री जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं उन लोगों को आपस में जोड़ता है। और इस प्रोसेस में MNC यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपने हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा हो, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं शॉर्ट में यहाँ बतला देता हूँ कि वहाँ बतलाया गया है कि एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन जो है पिछले 50 सालों की देन है, लेकिन हिस्ट्री ये बतलाता है कि ग्लोबलाइजेशन कई सौ साल पहले उसकी शुरुआत हो चुकी थी। किस तरीके से सिल्क रूट का इस्तेमाल करके चाइना से इंडिया और इंडिया से फिर मिडिल ईस्ट और यूरोप और ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका, वहाँ तक लोग ट्रेड करते थे। और इस ट्रेड के साथ केवल बिजनेस नहीं हो रहा था बल्कि वहाँ पर कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल एक्सचेंजेस भी हो रही थी। तो इस तरीके से हम बेहतर समझ पाते हैं कि किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में इन चारों एस्पेक्ट का इंटीग्रेशन, कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, जब एक ख़ास शक्ल ले लेता है तो उसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन आपके NCERT बुक में लिख दिया गया है कि ग्लोबलाइजेशन को हम लोग यहाँ पर कुछ लिमिटेड सेंस में ही समझेंगे। तो आइए ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करें उन लिमिटेड सेंस में। तो ग्लोबलाइजेशन एज एन इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, यानी इसको आपके बुक में डिफाइन किया गया है कि ग्लोबलाइजेशन जो है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में एक इंटीग्रेशन है, एक जोड़ है जो कि फॉरेन ट्रेड की शक्ल में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो कि मल्टीनेशनल कंपनी लाती है उससे क्रिएट होता है। तो हम लोग यहाँ पर जानें कि ये फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब व्यापार एक कंट्री की सीमाओं को लांघ जाता है, यानी कि वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज करने लगती है और गुड्स का भी साथ में, गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एक साथ लेकर चलेंगे, तो उसी को हम लोग फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है और इन्वेस्टमेंट कई बार हमारे जैसे गरीब कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम लोगों ने देखा कि आज़ादी के बाद जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हमारे यहाँ, गवर्नमेंट के पास भी ज़्यादा पैसा नहीं था और प्राइवेट लोगों के पास तो था ही नहीं। तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं, अमीर कंट्रीज़, रिच कंट्रीज़, वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाने की ज़रूरत थी। तो जब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के ज़रिए वो पैसे आते हैं हमारे कंट्री में और हमारे यहाँ पर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसी को हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की जब बात करें तो आइए इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ये वैसी कंपनी को बोलते हैं जिसके की प्रोडक्शन को
कंट्रोल की जाती है एक से ज़्यादा नेशंस में। यानी कि वैसे कंपनीज़ जो कि एक से ज़्यादा कंट्री में अपनी प्रोडक्शन कर रही हो और उस प्रोडक्शन पर उसका कंट्रोलिंग हो। कंट्रोलिंग का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल और जो उसकी एसेट्स हैं उसके ऊपर कंट्रोल। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एक डिवीज़न, जहाँ पर कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप 3 तरीके का डिवीज़न देखा था। एक डिवीज़न देखा था प्रोप्राइटरशिप, दूसरा देखा था पीसीयूज यानी कि गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस, और तीसरा जॉइंट वेंचर यानी कि दोनों मिल करके एक साथ जो करती हैं। और उसमें पढ़ा था कि किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर 50% से ज़्यादा का हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का है और मैनेजमेंट की कंट्रोलिंग भी प्राइवेट सेक्टर की है, तो उसमें चाहे सरकार का ही पैसा क्यों न लगा हो, वो प्राइवेट इंटरप्राइजेस है। और इसी तरीके से वो अगर गवर्नमेंट का 50% से ज़्यादा हो जाए तो चाहे उसमें प्राइवेट का ही पैसा क्यों नहीं लगा हो, वो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिट होगी, यानी पीएसयू कहलाएगा। तो उसी डिफिनेशन के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मतलब है कि उसके मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल और उसके जो एसेट्स हैं यानी कि इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कंट्रोल। अगर वह एक ऐसी कंपनी की है जिसका कि एक से ज़्यादा कंट्री के ऊपर प्रोडक्शन हो रहा हो, तो उसे हम लोग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बोलेंगे। तो ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एमएनसीज दूसरे कंट्री में क्यों जाती हैं? तो हम लोगों को मालूम है कि कोई भी कॉरपोरेशन जो प्राइवेट होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। पहला कॉस्ट कटिंग, अगर उसके खर्च को हम लोग कम कर दें तब हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, या फिर उसकी प्राइस को इतना बढ़ा दें कि मार्जिन ज़्यादा हो तब हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आज हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आज से अगर 3-4 डिकेड्स पहले हम लोग चले जाएं तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम हुआ करती थी। हमारे यहाँ टेलीविज़न बनाने वाली 6-7 इंडियन कंपनीज़ थी। रेडियो उस ज़माने में 2 कंपनीज़ 3 कंपनी मिलकर बनाती थी। कार की बात करो तो एम्बेसडर, फिएट जैसी कार थी, बाद में मारुति इंडियन कंपनी एक आई। और आज जब उसके साथ हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आज हमारे पास दुनिया भर की कंपनीज़ हैं। जापान की कंपनी, कोरिया की कंपनी, यूरोपियन कंपनीज़, अमेरिकन कंपनीज़ और इंडिया की तो है ही। यानी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हर सीज़न में यहाँ पर मॉडल चेंज हो रहा है गाड़ियों का। आप मोबाइल बनाने वाली कंपनीज़ को देख लो, भरमार है उसकी। टेलीविज़न बनाने वाली कंपनीज़ को देख लो आप, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। यानी ऑप्शंस आपके पास बहुत सारा है। और ये ऑप्शन के पीछे रीज़न जो है वो है मल्टीनेशनल कंपनी। तो ये कंपनी प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने कॉस्ट को कम करती है, और कॉस्ट को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है चीप लेबर। तो आप यहाँ देख रहे हैं चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। दूसरे रिसोर्सेज में अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो सारी चीज़ कंसिडर करेंगे हम लोग यहाँ पर। नीचे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर दिए हुए, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करती है। तो यहाँ पर देखिए, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एमएनसी। एक लार्ज एमएनसी है, बहुत बड़ी एमएनसी है, जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट प्रोड्यूस कर रही है। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट किसको बोलते हैं? वैसे मशीन्स या इक्विपमेंट्स जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए की जाती हैं। यानी उसको हम आम लोग नहीं खरीदते हैं, उसको इंडस्ट्रीज यूज़ में लाती हैं, तो उसको इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बोलते हैं। इसकी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो वो यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट में। लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, वो कहाँ पर बनाई जा रही है? तो चाइना में बनाई जा रही है। क्यों चाइना में वो बना रहे हैं? चाइना में बनाने के पीछे रीज़न है कि वहाँ पर लेबर जो है वो सस्ता है, यानी उसको कॉस्ट बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आएगी। इसके बाद फिर उसको शिप कर दिया जाता है मैक्सिको में और ईस्टर्न यूरोप में, जहाँ पर फिर से उसको असेंबल करके और आसपास के यानी कि वर्ल्ड के सारे हिस्से में, सारी कंट्रीज़ में उसको बेचा जाता है। और फिर उस कंपनी का कस्टमर केयर जो है वो अपने कॉल सेंटर इंडिया में लोकेट करती हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है फिर से कि चाइना में तो
इक्विपमेंट बनाने के लिए कंपोनेंट्स, ठीक है, लेबर वहाँ पर सस्ता है इसलिए सस्ता बन जाएगा आपका, लेकिन फिर असेंबलिंग उसकी जो है मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में क्यों हो रही है? इसके पीछे रीज़न है कि असेंबल कर देंगे तो वो प्रोडक्ट बहुत बल्कि हो जाएगा, और फिर जब उसको एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी जगह पर हम लोग, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। और अगर कंपोनेंट के फॉर्म में उसे करेंगे तो कंपोनेंट के फॉर्म में पहले तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि उस पर टैक्स कम लगता है, और दूसरा छोटा होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम पड़ेगा। मैक्सिको साउथ अमेरिका में, वहाँ से अमेरिका के बाकी इलाके में आसानी से उस मार्केट में सप्लाई की जा सकती है। ईस्टर्न यूरोप के जरिए पूरे यूरोप में सप्लाई किया जा सकता है, लेकिन फिर वो अपने कॉल सेंटर्स जो हैं वो इंडिया में क्यों लोकेट कर रहे हैं? तो आपको मालूम है कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारी अंग्रेज़ी बोलने वाली है। दुनिया में इंग्लिश बोलने वाली इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, केवल उन कंट्री को छोड़ दें जिनका मेन लैंग्वेज ही इंग्लिश है। चाइना के लोग बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते हैं। लेबर हमारे यहाँ चाइना ही की तरह बहुत सस्ता है, इसलिए हमारे यहाँ कॉल सेंटर्स लोकेट की जाती हैं, ताकि ओवरऑल उस गुड्स और सर्विसेज जो दी जा रही है उनकी कॉस्ट को कम की जा सके और प्रॉफिट ज़्यादा अर्न किया जा सके। तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल है। तो इस तरह की एमएनसीज जो हैं वो एसेट परचेज़ करने के लिए, एसेट बोलते हैं हम लोग लैंड को, बिल्डिंग को, मशीन्स को, इन सारी चीज़ों को, और इसके ऊपर जो पैसा लगता है उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये बहुत बड़ी कंपनी होती है, कई बार इनका जीडीपी जो है अपना कंपनी का वो कई कंट्रियों से बहुत बड़ी होती है, इसलिए आसानी से ये इन्वेस्टमेंट कर पाती हैं। तो इस तरीके से एमएनसी जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्शन हाउस, मार्केटिंग हाउस और ऑफिसेज जो हैं या सर्विस सेंटर्स इस्टेब्लिश करती है। इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट टॉपिक में ये कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर एमएनसीज ये तय करती हैं कि हमें वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो जैसा कि अभी बतलाया सबसे पहले वो देखती है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होना चाहिए, यानी लेबर सस्ता होना चाहिए। तो चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, इस तरह की कंट्री में लेबर जो है वो सस्ता है। कई बार ये कंपनीज जो है अकेले नहीं इन्वेस्टमेंट करती है, बल्कि ये जॉइंट वेंचर करती है। तो जॉइंट वेंचर का मतलब क्या हुआ? एक लोकल कंपनी और दूसरा जो बाहर की कंपनी या फॉरेन की कंपनी, दोनों मिलकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं। आइए इसका बेहतरीन एग्जांपल हम लोग ले लें। आज से 2-3 डिकेड पहले अगर मोटरसाइकिल की बात करें तो इंडिया में एक राजदूत हुआ करता था। दूसरा, मोटरसाइकिल सेगमेंट में कोई गाड़ी नहीं होती थी। अगर आप बाहर से मोटरसाइकिल को मंगाते हैं तो गवर्नमेंट की जो टैक्स पॉलिसी थी, कस्टम ड्यूटी 200-300 टाइम्स उसके ऊपर, यानी कि अगर उसका 1 लाख रुपया कॉस्ट है तो 3 लाख रुपया इंडिया में आकर पड़ेगा। यानी हम लोग इंपोर्ट जो है उसको डिस्करेज करते थे कि ना करना पड़े, क्योंकि एक्सपोर्ट भी हम नहीं कर पा रहे थे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा गड़बड़ा जाता है। कुछ ज़रूरी इंपोर्ट तो बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, जैसे कि ऑयल वगैरह, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। लेकिन उसके बाद 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई, इसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। जहाँ पर 2024 में सीबीएसई ने क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा है, वहाँ पर इसको डिटेल में बात करेंगे हम लोग। तो उसके बाद जॉइंट वेंचर से स्टार्ट हो गई। एग्जाम्पल लीजिए कि हमारे यहाँ हीरो साइकिल बहुत प्रचलित थी और उनका नेटवर्किंग जो है पूरे इंडिया में था, लेकिन मोटरसाइकिल बनाना नहीं आता था, ना ही कभी बेची थी वो। तो होंडा कंपनी जो मोटरसाइकिल बनाने में और कार बनाने में बहुत अव्वल है, वो कंपनी जॉइंट वेंचर करती है। एक साथ मिल करके ये लोग इंडिया में प्लांट सेटअप करते हैं। और जो आज आप बाइक्स देखते हो हीरो होंडा की, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, इन दोनों का जॉइंट वेंचर था। अब ये टूट गया है, हीरो अलग कंपनी हो गई है और होंडा अलग कंपनी हो गई। तो एक दूसरे से बेनिफिट क्या मिला? तो होंडा कंपनी के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, उनके पास पैसा था, वो इन्वेस्टमेंट की इंडिया में, टेक्नोलॉजी अपने साथ लेकर के आई। इंडिया के साइकिल बनाने वाली कंपनी के पास मार्केटिंग नेटवर्क बहुत अच्छा था, उनको कस्टमर के साथ डीलिंग आती थी, उनकी अपनी शोरूम्स थी। उस शोरूम का इस्तेमाल करके जो प्रेजेंट कस्टमर थे साइकिल वाले, उन तक पहुंचा और उनको मोटरसाइकिल खरीदवा दिया। दोनों का बेनिफिट हो गया।
अब आप एग्जाम्पल्स के तौर पर इसको लेकर के समझ सकते हैं। और इस तरह से ये अकेली कंपनी नहीं थी। टीवीएस जो है वो जापान के सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन की थी, बजाज जो है वो कावासाकी के साथ कोलैबोरेशन की थी, और हम लोग टीवीएस सुजुकी और बजाज कावासाकी का मोटरसाइकिल भी बहुत बिकते हुए देखे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी जो है कई बार अपने से आकर ज़मीन फैक्ट्री नहीं खरीदती है और ना ही उसके पीछे पड़ती है, उसको बनाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार वो उस कंट्री की, जिस कंट्री में वो उसके बिजनेस करना है, उनके छोटे छोटे जो हैं फैक्ट्रीज़ को परचेज़ कर लेती हैं और उसी को अपग्रेड करके वहाँ पर प्रोडक्शन शुरू कर देती हैं। आपके बुक में भी एक एग्जांपल है कारगिल फूड का। कारगिल फूड एक अमेरिकन कंपनी है जो कि वेजिटेबल्स ऑयल का लीडर है इंडिया में। पारिक फूड यहाँ पर एक कंपनी थी, उसको उसने परचेज़ कर लिया और उसके बाद अपनी प्रोडक्शन को शुरू करती है, बाद में एक्सपेंशन भी किया। आज ये इंडिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल जो है उसके सोल्ड करती है ये। तो मल्टीनेशनल कंपनी कई बार इन छोटे प्रोड्यूसर्स का डेवलपिंग नेशन में इस्तेमाल करके अपने लिए प्रोडक्ट बनवाती है। डेवलपिंग नेशन इसलिए बोला क्योंकि गरीब कंट्री में कॉस्ट जो है, लेबर कॉस्ट वो सस्ता होता है, उन्हें प्रोडक्ट अच्छा और सस्ता मिल जाता है। खास करके गारमेंट के बारे में सुना होगा। अभी बांग्लादेश की हालत बुरी हो गई, गवर्नमेंट वहाँ पर चेंज हो गई है बेरोज़गारी की वजह से, लेकिन कोरोना के टाइम में गारमेंट का ऑर्डर की वजह से वो कंट्री बहुत तेज़ी के साथ डेवलप की। इवन उसका पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया को क्रॉस कर गया था। इंडिया में भी गारमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऑर्डर्स दी जाती है। दुनिया भर में जो कपड़े बिकते हैं या तो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब जगहों से बनी हुई होती है, लेकिन उस पर जो ब्रांड नेम होता है वो अमेरिकन और दूसरे का देखेंगे आप, और बहुत महंगे दाम पर वो बेची जाती हैं, जबकि उसका प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ही सस्ते रेट पर होती है। फुटवेयर, स्पोर्ट्स में आप फुटबॉल की बात करें, क्रिकेट बैट की बात करें, ज़्यादातर इंडिया में बनाया जाता है, जो कि लोकल हाउस होल्ड 2-4 लोग मिल करके घर पर ही बना करके इसे सप्लाई कर देते हैं और कंपनी अपना उस पर ब्रांड नेम लगा करके उसे महंगे रेट पर बेचती है। तो इस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो अपना वर्क परफॉर्म करती हैं। आइए यहाँ पर एग्जांपल ले लें फोर्ड मोटर का। आपके बुक में ये केस स्टडी है, इसको देख लीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि फोर्ड मोटर एक अमेरिकन कंपनी है। ये दुनिया की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है और 26 कंट्रीज से ज़्यादा में इनकी प्रोडक्शन होती है। फोर्ड मोटर 1995 में इंडिया में आई, जहाँ पर कि 1700 करोड़ रुपीज़ उन्होंने स्पेंड किया और चेन्नई में एक प्लांट सेट किया। और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है हमारे यहाँ जीप की प्रोडक्शन करती है, उनके साथ कोलैबोरेशन करके सेटअप किया था। फोर्ड मोटर 88,000 कार जो है इंडियन मार्केट में बेच चुकी है, जबकि 1,81,000 कार जो है वो एक्सपोर्ट करती है इंडिया से साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये कंपनी चाहती है कि इंडिया में जो उसके प्लांट है उसे कंपोनेंट सप्लायर बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, यानी कि उसके मशीन पार्ट्स जो हैं वो सारे कुछ इंडिया में बनाई जाए और दूसरी जगह जो उनकी प्लांट्स हैं वहाँ पर कंपोनेंट को सप्लाई करके असेंबल करवाया जाए। क्वेश्चन यहाँ पर इस पैसेज को पढ़ने के बाद जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि ये फोर्ड मोटर्स एमएनसी है। अभी हम लोगों ने एमएनसी का डेफिनेशन पढ़ा, जहाँ पर कि कोई भी कंपनी अगर वो कंट्रोल करती है, ओन करती है एक से ज़्यादा फैक्ट्री या ऑफिसेज एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में, तो उसे मल्टीनेशनल कंपनी बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 26 कंट्रीज़ में अपना मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन को स्प्रेड करके रखी हुई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है और फोर्ड मोटर ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो शुरुआत में यहाँ हम देख रहे हैं कि 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर वो पैसा दूसरे कंट्री से एमएनसी के ज़रिए अपने कंट्री में आती है तो हम उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। प्लांट का प्रोडक्शन हाउस जो है इंडिया में बनाने के बाद फोर्ड मोटर को केवल बड़े मार्केट का ही एडवांटेज नहीं था, क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत बड़ी है और यहाँ पर मार्केट भी बहुत बड़ा है, केवल उसका फ़ायदा उसको नहीं मिला, बल्कि लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर जो था उसका भी बेनिफिट उसे मिला। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है तो आप यहाँ पर बतलाएंगे कि इंडिया में चीप लेबर बहुत आसानी से मिल जाती है, इस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उनको कम पड़ता है, और भी बाकी चीज़ों को आप एक्सप्लेन करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, वाई डू यू थिंक द कंपनी वांट्स टू डेवलप इंडिया एज ए बेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार कंपोनेंट्स फॉर इट्स ग्लोबल ऑपरेशन, डिस्कस द फॉलोइंग फैक्टर। पहले में है आपको कॉस्ट ऑफ लेबर एंड अदर रिसोर्सेज इन इंडिया, और दूसरा है आपको द प्रेजेंस ऑफ सेवरल लोकल मैन्युफैक्चरर्स हु सप्लाई ऑटो पार्ट्स टू फोर्ड मोटर्स। तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, और वो रीज़न ये है इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन। हम लोग ऐसी जगह पर हैं जहाँ से आप बगल में चाइना, ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो रशिया, मिडिल ईस्ट, यहाँ से यूरोप भी बहुत आसानी से जा सकते हैं, नीचे की तरफ चले जाएंगे तो अफ्रीका आप पहुँच जाएंगे। तो पहला फैक्टर तो ये था। दूसरा फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर कॉस्ट सस्ता होने की वजह से आसानी से। तीसरा रॉ मटेरियल्स, कार को बनाने के लिए आयरन, स्टील, जो भी कुछ भी चाहिए वो सब चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है। चौथा, हमारे यहाँ बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं, यानी छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ हैं, और वो इनके कंपोनेंट्स को बना करके सस्ते में दे देती हैं। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसके वजह से उसने हमें चुना था यहाँ। तो दोनों क्वेश्चंस को, कॉस्ट ऑफ लेबर और दूसरे रिसोर्सेज को अलग कर लेंगे आप, और प्रेजेंस ऑफ सेवरल लोकल मैन्युफैक्चरर्स उसको अलग कर लेंगे आप, अलग अलग करके आंसर दे देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आसानी से आप दे पा रहे हैं अगर आप इस लेक्चर को अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। तो अगर आपको लेक्चर उतना समझ में नहीं आए, थोड़ा सा इकोनॉमिक टर्म्स वगैरह प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करे आपको, तो दोबारा से इसको एक बार सुन लीजिएगा। आगे बढ़ें हम लोग। तो आइए देखें फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो पॉसिबल हो पाया। तो पहला फैक्टर जो है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी में सुधार आ रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, खास करके इंटरनेट के फैलाव के बाद और मोबाइल्स की कनेक्टिविटी के बाद। और ये इंटरनेट और मोबाइल की वजह से जो हमारा बॉर्डर था, क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन, ट्रेड को लेकर के वो टूट गया। हम लोग पूरे दुनिया से कहीं से भी ऑनलाइन चीज़ों को मंगा लेते हैं, हमारे यहाँ से भी लोग, दुनिया भर के लोग मंगा लेते हैं। यानी कि वो अब बिजनेस का बाउंड्री पुराना ज़माना का जो रहा वो नहीं रहा, वो ख़त्म हो गया। इस तरीके से गुड्स जो है बहुत फास्टर ट्रेवल कर रही है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, और कॉस्ट भी जो है उसका बहुत कम पड़ रहा है। आप इन चीज़ों को आसानी से देख सकते हो कि मोबाइल जिस वक्त आया था, शुरुआती दौर में आप देखिए कि छोटा हैंडसेट हुआ करता था, बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं थी, केवल SMS भेज सकते थे, कुछ कॉल कर सकते थे आप। उस वक्त भी मोबाइल 7,000 8,000 में अवेलेबल था। जब ये एंड्रॉयड फ़ोन आया, नई टेक्नोलॉजी आई, तब भी मोबाइल उसी रेट पर अवेलेबल था। 4G मोबाइल आया तब भी इसी रेट पर अवेलेबल है। 5G आज है उसी रेट पर अवेलेबल है। यानी कि आप बोल सकते हो कि लोअर कॉस्ट पर आपको एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें आसानी से मिल पा रही है, और उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है ग्लोबलाइजेशन। ये इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन क्रिएट कर दिया। अब आप अपनी मर्जी से प्राइस तय नहीं कर सकते हो। आपको बहुत सारी चीज़ों को, दूसरे कंपनीज़ को कंसिडर करने के बाद अपनी प्राइस को कॉम्पिटिटिव रखना होता है, कम रखना होता है। सेकंड पॉइंट पर आइए, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जो इंडिया की पॉलिसी थी, हमारी जो पॉलिसी थी शुरुआती दौर में, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। एक बैंक की शुरुआत करने के लिए बहुत सारे परमिशंस लेने होते थे। रिजर्व बैंक और फाइनेंस डिपार्टमेंट की मर्ज़ी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत सारे परमिशंस की ज़रूरत होती थी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है, ये है, वो है। गवर्नमेंट ने लिबरलाइज़ किया। लिबरलाइज़ करने का मतलब होता है पॉलिसी में छूट देना। इन चीज़ों में छूट दी गई, इनको सुविधाजनक बनाया गया, लिबरल किया गया इसको। रिजर्व बैंक को बोला गया कि आपका काम गाइडलाइंस को फॉलो करवाना है सिर्फ, और लाइसेंस देना है। बैंक को फ्रीडम दिया गया कि अपनी मर्जी से काम करे वो, अंडर द गाइडलाइंस ऑफ RBI। अपनी ब्रांचेस बिना पूछे आप अपनी मर्जी से खोल सकते हो, एक्सपेंशन कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, नए प्रोडक्ट्स को ला सकते हो। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने SEZ बनाया। SEZ बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये एक ऐसा जोन होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एज़ फॉर एग्जांपल 5 साल तक आपको टैक्स नहीं लगेगा, ज़मीन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी या नॉमिनल अमाउंट पर दी जाएगी, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाता है, बिजली की सप्लाई बेहतर की जाती है। ये क्यों किया गया? इनकरेज करने के लिए। टैक्स जो पहले बहुत ज़्यादा लगता था, उस टैक्स को कम किया गया।
इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग थे उनको रिबेट दी गई। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग लिबरलाइजेशन बोलते हैं। इस पॉलिसी का मेन एम ये था कि किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सके, फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट किया जा सके और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जा सके। एक टर्म आता है, आप नीचे लिखा हुआ देख रहे होंगे, ट्रेड बैरियर। एक्चुअली में गवर्नमेंट के पास एक पावर होती है जिसके ज़रिए वो किसी प्रोडक्ट को अंदर अपने कंट्री में अलाउ कर सकती है और नहीं किसी प्रोडक्ट को नहीं कर सकती है, लेकिन उसके लिए डायरेक्ट मना नहीं किया जाता है। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक नहीं बिकेगा। जैसे अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा हार्ले डेविडसन को लेकर के, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर जब पिछली बार आए थे तो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की थी कि हार्ले डेविडसन के ऊपर 100% जो है वो टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है, आप उसको आधा कर दीजिए। इस बात को माना नहीं गया था। ये हमारे साथ भी, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर भी होता है दूसरे कंट्रियों में, तो इसको हम लोग ट्रेड बैरियर बोलते हैं। लेकिन इस बैरियर को जैसे ही हम लोग हटा देंगे तो उसके प्रोडक्ट्स कम्पिटिटिवनेस में आ जाएगी और हमारे प्रोडक्ट को कंपटीशन देने लगेगी। और जो हार्ले डेविडसन का प्रोडक्ट आज जो है 5 लाख में मिल रहा है, वो हो सकता है कि आपको 2.5 लाख 3 लाख में मिलना शुरू हो जाए। नेक्स्ट आइए, ट्रेड लिबरलाइजेशन। व्यापार को करने के लिए लिबरल होना, यानी कि ये जो ट्रेड बैरियर्स थी जिसके बारे में अभी डिस्कस किए, उसको रेगुलेट करती है गवर्नमेंट, उसको कंट्रोल करती है और इसके ज़रिए जो है कंपटीशन को बढ़ावा मिलता है और प्राइस भी कम होती है। और प्राइस कम होने से इन्फ्लेशन जो है किसी कंट्री का वो भी कम होता है, कंज्यूमरिज्म बढ़ता है। और जब कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा तो लोगों का इनकम बढ़ता है, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा होता है और उसके वजह से रोज़गार ज़्यादा क्रिएट होती है और गवर्नमेंट की भी इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि उसे भी टैक्स ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा सेल होने की वजह से। चौथा ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। 1991 के पहले जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी हमारे यहाँ इंप्लीमेंट नहीं हुई थी, ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ और प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। अब हमारी गवर्नमेंट इतनी अमीर तो थी नहीं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके, इस वजह से एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा था इस सेगमेंट का। टेक्नोलॉजी हम लोग बेहतर डेवलप नहीं कर पा रहे थे, रिसर्च नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 1991 के बाद जब हम लोगों ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया, ग्लोबलाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी आई, इन्वेस्टमेंट भी आया और आज जो हम इतना ज़्यादा डेवलपमेंट देख पाते हैं उसमें बहुत सारा योगदान उस लिबरलाइजेशन का भी था। और लास्ट है आपका आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग। हम लोगों ने देखा था अभी एक एग्जांपल में कि किस तरीके से अमेरिका की वो कंपनी आउटसोर्स कर देती है अपने कस्टमर केयर सर्विसेज को इंडिया। तो आउटसोर्सिंग का मतलब है कि अपने ही यहाँ के कुछ हिस्से को दूसरे कंट्रीज़ में दे देना, और उसके पीछे भी रीज़न वही होता है, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए। हम लोगों ने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स नाम का एक कंसेप्ट सुना होगा, बीपीओ बोलते हैं, बीपीओ इंडस्ट्रीज़। उसका काम ही वही होता है कि वो दूसरे कंट्री में जो कंपनीज़ हैं उनके लिए इंडिया में रह करके काम करती हैं। खास करके आईटी के फील्ड में एमएनसीज जो है अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में बहुत ज़्यादा आउटसोर्स कर रही हैं, क्योंकि आईटी के फील्ड में टेक्नोलॉजिकली हम लोग एडवांस हैं और हमारे यहाँ स्किल्ड लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं आईटी फील्ड में। और इस तरीके से पूरे दुनिया का जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसमें इंडियन कंपनीज़ भी ग्लोबल वैल्यू चेन में अपना योगदान दे रही है। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप टाटा का। टाटा हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं उसकी, लेकिन जब तक वो सिर्फ इंडिया में कारोबार कर रही थी वो एक एमएनसी नहीं थी। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो टाटा जो है वो कई कंट्रीज़ में काम कर रही है, नियरली 26 कंट्रीज़ में उनके फैक्ट्रीज़ और ऑफिसेज़ हैं, जबकि वो 54 कंट्रीज़ में अपना सेल्स करती है। इस तरीके से वो एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गई और ग्लोबल वैल्यू चेन में टाटा का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी कंपनीज़ में रिलायंस वगैरह को आप देखेंगे तो वो सब मल्टीनेशनल कंपनी हो गई है। आइए एट लास्ट हम लोग देखें 2024 में जो सीबीएसई ने क्वेश्चंस पूछे थे उन क्वेश्चंस को और किस तरीके से उनका आंसर दिया जा सकता है। क्वेश्चन का पैटर्न आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि इस बार के क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे और हमें किस तरीके से उनके आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, एग्जामिन द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑब्जर्व इन इंडियन ट्रेड सिंस 1991। तो 1991 के बाद से जो ट्रांसफॉर्मेशन आई इंडियन ट्रेड में उसको हम लोग को यहाँ देखना है।
तो आइए थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लें जो हम लोग पहले पूरे लेक्चर में डिस्कस नहीं कर पाए। 1991 के पहले हमारी स्थिति, हमारी गवर्नमेंट की स्थिति और इंडिया की स्थिति बहुत ख़राब थी। उसके पीछे बेसिक रीज़न था 3 वॉर, 1962 और 1971 पाकिस्तान के साथ जो वॉर था और 1965 चाइना के साथ। हमारे पास आज़ादी के बाद ना तो रिसोर्सेज थे, ना ही ज़्यादा कुछ पैसा था, लेकिन उसके बावजूद हमें अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को दुगना करना पड़ गया था। 2% जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता था वो 4% करना पड़ गया। इसके अलावे वॉर में बहुत सारे नुकसान अलग होती हैं जिसको बाद में बजट से ही कंपनसेट किया जाता है। और भी कई रीजंस थे जिसमें गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे कर लेने के बाद हम लोग थोड़ा सा डरे सहमे हुए थे। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट से और इस ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी से दूर रहना चाहते थे, जबकि हमारे बगल में चाइना ने उसे हमसे 10 साल पहले ही अडॉप्ट कर लिया और आज हम देख रहे हैं कि चाइना कितनी आगे निकल गया। तो 1991 में गवर्नमेंट जो आई, उसके पहले वाली गवर्नमेंट को मजबूरन नियरली 64 टन सोना अलग अलग बैंक में गिरवी रखना पड़ गया था, क्योंकि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो केवल 2 हफ्ते का ही इंपोर्ट के लिए था। उसके बाद फिर हम इंपोर्ट नहीं कर पाते और हम लोग जानते हैं कि हम लोग दुनिया के पेट्रोलियम के सबसे बड़े इंपोर्टर में से एक हैं। उसके बाद फिर अपना जो लोन वगैरह हम लोग लिए थे उसका भी इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाते। इस वजह से चंद्रशेखर की गवर्नमेंट उस टाइम में गिर गई और नई गवर्नमेंट जो बनी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और मजबूरन हम लोगों को एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाना पड़ा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मेंबर भी बनना पड़ा, लेकिन वो मजबूरी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद का सौदा हुआ। 1991 के बाद जो रिफॉर्म्स आए, जो सुधार आई, लिबरलाइजेशन जो हुई इकोनॉमी की, हम लोगों ने लिबरलाइजेशन को पहले डिस्कस कर लिया है कि पॉलिसी में किस तरह से छूट दी गई, लिबरल किया गया उसको। उसके वजह से फॉरेन से कंपनीज़ जो है हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने लगी, हमारे यहाँ आने लगी। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, यानी गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रीज़ हैं या फिर जो भी कंपनीज़ हैं, उनको धीरे धीरे प्राइवेट ओनरशिप के हाथों सौंप देना या फिर उसका कुछ हिस्सा प्राइवेट को दे देना। और ग्लोबलाइजेशन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो इसका बेनिफिट मिला। टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, इन्वेस्टमेंट हमारे पास आया और हम लोग यहाँ पर बहुत ह्यूज क्वांटिटी में चीज़ों को प्रोड्यूस करने लगे, जिसके वजह से लोगों को रोज़गार मिला। और लोगों को जब रोज़गार मिली, पैसा आया लोगों के पास, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी बढ़ने लगी। हम लोग ज़्यादा पढ़ाई लिखाई और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन वगैरह ये सब कुछ लेने लगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन था ट्रेड में और ट्रेड की वजह से हम लोगों में। तो इसको आपको इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखना होगा। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग ले लें, एग्जामिन द फैक्टर्स डेट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर बतलाएंगे कि किस तरीके से बहुत ही तेज़ी के साथ रैपिड इंप्रूवमेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन में और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग को देखने को मिला। हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी आने की वजह से और मोबाइल का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होने की वजह से प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी ईजिली अवेलेबिलिटी हो गई अक्रॉस द बॉर्डर और सस्ता प्रोडक्ट हमें मिलने लगा। लिबरलाइजेशन की वजह से जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटी, जो भी गवर्नमेंट के जो रूल्स थे उसको लिबरल की गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो अलाउ नहीं करती थी कंपनी हमारे यहाँ, उसको अलाउ करने लगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आने लगे, चूँकि हमारे यहाँ मार्केट बहुत बड़ा था, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हमें उसका बेनिफिट मिला। और वो पॉपुलेशन बाद में जब पढ़ लिख गई तब वो ट्रेंड और स्किल्ड हो गई, तो उसके वजह से दुनिया भर में उनको रोज़गार भी मिलने लगा। आज दुनिया भर की जो आईटी की कंपनीज़ हैं उसमें ज़्यादातर इंडियंस काम करते हैं। एक रिपोर्ट ये बतलाती है कि अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री में मेजॉरिटी पोर्शन जो है, अगर दूसरी कंट्री की बात करें तो वो इंडिया का है। इंडिया के लोग ही वहाँ पर अपना दबदबा कायम किए हुए हैं। गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट टैरिफ जो थी, टैक्सेस, उसको 300% से घटा करके 150% किया और बाद में अब तो बहुत नॉमिनल हो गया है।
इन सब चीज़ों का हम लोगों को बेनिफिट मिला। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको हमारा ये लेक्चर? अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब